हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि वर्साई की संधि एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में जर्मनी पर थोपी गई थी। इस संधि के अनुसार जो है जर्मनी के ऊपर बहुत सारी क्षतिपूर्ति और हर्जाना तय कर दिया गया था, और फ्रांस और ब्रिटेन ने कुल मिला के जर्मनी को टुकड़े टुकड़े कर लिया था। उसके जर्मनी के कोयले के भंडार, जर्मनी का जो राइनलैंड वाली जो नदी थी, राइन नदी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। जर्मनी की 13% जनता कम कर दी थी, और साथ में जर्मनी को 1 लाख से ज़्यादा सैनिक रखने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और तो और जर्मनी को इतना अपमान सहना पड़ा कि अब वहाँ की जो जनता थी ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी कि इतनी अपमानजनक जो संधि, जो कि वर्साई की संधि थी, ये हमारे नेता तय करके कैसे आ गए। ठीक है। और फिर जब यहाँ पर जर्मनी के लोगों के अंदर जो है अपने सैनिकों के प्रति सम्मान बढ़ने लगा, और अपने नेताओं के प्रति जो है उनका गुस्सा बढ़ने लगा। अब सेना का जब सम्मान करने लगे, तो उसमें एक बहुत अच्छा सैनिक जो था, उनमें से एक था हिटलर। आज हम उसी की कहानी पढ़ेंगे। 1919 में जब ये वर्साई की संधि हो गई थी, उसके बाद हिटलर को भी बहुत गुस्सा आया था अपने नेताओं पर, और साथ में जो जर्मनी की हालत थी उस बात पर, क्योंकि हिटलर जो था वो जर्मनी की सेना में शामिल था और जर्मनी की तरफ से लड़ा था। और जब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई देश हारता है तो वहाँ के सैनिक को गुस्सा आएगा ही आएगा कि दुश्मन को कैसे जीत गया। ठीक है। तो यहाँ पर हिटलर ने अब राजनीति में अपना करियर बनाने का सोचा, और उसने ये सोचा कि अब मैं राजनीति के थ्रू ही जो है ना इन अपने दुश्मनों को टैकल करूंगा। तो यहाँ पर इसने राजनीति के लिए, अपना पॉलिटिकल करियर के लिए, जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद इसने इस पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया था, और फिर यही पार्टी जो है आगे चल के नाजी पार्टी के रूप में जानी गई। अब वर्कशीट पढ़ते हैं। नाजीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में एक सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे बहुत दुखी कर दिया था, और वो आग बबूला हो गया था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। उसके बाद उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम, उसमें नया नाम रख दिया। इसी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी के दौरान, महामंदी कब हुई थी? 1929 में। अमेरिका के अंदर एकदम से शेयर मार्केट क्रैश हो गई थी, और वॉल स्ट्रीट, वहाँ की शेयर मार्केट को वॉल स्ट्रीट बोलते हैं, एकदम से क्रैश हो गई थी। और क्या हुआ था कि महामंदी का दौर स्टार्ट हो गया था। जब महाशक्ति के पास ही पैसे नहीं है, यानी कि अमेरिकन डॉलर की ही कीमत गिर गई है, तो बाकी जगह भी महामंदी आना लाजमी था। ठीक है। तो अब 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देने लगी। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद का नाम क्या है? राइक्सटैग। ये नाम याद रखना। भारत में पार्लियामेंट बोला जाता है संसद को, जर्मनी में राइक्सटैग बोला जाता है, जापान में डाइट बोला जाता है, और रूसी जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। ठीक है। तो फिलहाल तो जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राइक्सटैग याद रखना, जर्मनी संसद। ठीक है। के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। तो देखो, 1929 में जब नाजी पार्टी ने जब संसद का चुनाव लड़ा, तो उसको कितने 2.6% वोट मिले। लेकिन यही चुनाव जब 1932 में, इसको कितनी सीट्स मिली? 37%। ठीक है। कहाँ 2.5% और कहाँ 37%। ठीक है। और ये कितने 3 सालों के अंदर अंदर। तो नाजी पार्टी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी जनता के अंदर। अब आगे पढ़ते हैं। नाजी प्रचार की कला। देखो, नाजी पार्टी क्यों फेमस हुई थी, अब इसके बारे में जो यहाँ पे दे रखा है। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। नाजी में पार्टी में देखो, जो सबसे अच्छा बोलता है ना जिस पार्टी में जो इंसान, तो वो जो है वो फेमस होना ही होना है। तो हिटलर जो था वो बहुत जबरदस्त वक्ता था, मतलब उसकी बातों की बात करने से क्या होता था कि जनता में जोश आ जाता था। जो जनता पहले अपने आप को हारने की वजह से नीची नजरों से देख रही थी, अब वही जनता जोशीली हो जाती थी उसके भाषणों से। हाँ हम लड़ेंगे, हाँ हम करेंगे, हम एकता दिखाएंगे, इस तरीके से कर करके वो जोशीले भाषण देता था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी और प्रतिशोध, और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाना, और बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देना, ये सारे वादे वो हिटलर जो था अपनी जनता से करता था। हिटलर ने राजनीति के एक नई शैली की रचना की थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। बड़े बड़े आयोजन करना, बड़ी बड़ी रैलियां करना, वहाँ पे लोगों से कस्में खिलवाना, वहाँ पे लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो है मतलब स्टेडियम गूंज पड़ता था, इस तरीके के शोज़ करना। तो मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी रैलियों से लोगों को अपने भाषणों के थ्रू वो इन्फ्लुएंस कर लेता था।
लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों को बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक अवतारी के रूप में पेश किया। मतलब अगर हिटलर नहीं होगा तो जर्मनी नहीं जीत सकता, इस तरीके से पेश किया गया था उस टाइम पे हिटलर को एक मसीहा के रूप में, कि अब जर्मनी की खोई हुई जो पहचान है, जर्मनी का खोया हुआ जो आत्मसम्मान है, केवल हिटलर ही दिला सकता है वापस। ठीक है, यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी और जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो गया था जर्मनी का, वो जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, अब उसकी प्रतिष्ठा कौन दिलाएगा? सिर्फ और सिर्फ हिटलर। अब लोकतंत्र का कैसे वहां पे विध्वंस हुआ? देखो, मैंने बताया था कि 1919 के बाद जर्मनी के अंदर कुछ समय के लिए लोकतंत्र आ गया था, लेकिन लोग लोकतंत्र से मतलब ऊब गए थे, क्योंकि लोकतंत्र में क्या हो रहा था कि किसी भी पार्टी को डायरेक्ट कुछ वोट नहीं मिल रहा था और गठबंधन की सरकारें बन रही थी जो ज़्यादा चल नहीं पाती थी और बार बार री इलेक्शंस होने लग गए थे। तो लोग लोकतंत्र को डिनाई करके बोलने लगे थे। वहाँ के जो रेडिकल लोग थे वो ये बोलते थे कि हमें फिर से राजतंत्र लाना होगा। और राजतंत्र किसने कायम किया वापस? इसने, हिटलर ने। लेकिन उसने तानाशाही वाला राजतंत्र कायम किया। कुल मिला के हिटलर जो था उसने पहले तो चुनाव जीता, ठीक है, फिर उसके बाद वो सीधा वहाँ पे चांसलर बन गया और अब ये उसका पॉलिटिकल करियर ही हम पढ़ने जा रहे हैं। चांसलर बनने के बाद इसने संसद को तो साइड लगा दिया कि संसद की अब मैं नहीं सुनूंगा। अब इसने फिर अपने रूल बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो एक तरीके से तानाशाही शासन की व्यवस्था इसने स्टार्ट कर दी थी वहाँ पे, कि जो भी फैसला लूंगा सिर्फ मैं लूंगा। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है सबसे शक्तिशाली, ऐसे ही जर्मनी में चांसलर का पद होता है। ठीक है, सारे फैसले लेने का अधिकार चांसलर को होता है। तो ये रहे हिंडेनबर्ग, और इन्होंने इसको चांसलरशिप जो है वो ऑफर कर दी थी हिटलर को 30 जनवरी 1933 में। ठीक है, तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। जब तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग कर दिया और 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, निलंबित कर दिया। अब ना तो कोई सभा करेगा, ना ही कोई कुछ फालतू बोलेगा सरकार के खिलाफ। ठीक है, इस तरीके की जो अध्यादेश थे वो जारी कर दिए गए। किसके द्वारा? अग्नि अध्यादेश जारी कर दिया गया। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। ठीक है, अब 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार नियम एनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। बेसिकली अब जो था एनेबलिंग एक्ट का मतलब ये था कि अब हिटलर जो है वो संसद की नहीं सुनेगा, अपने अध्यादेश क्या होता है कि भारत में अध्यादेश केवल राष्ट्रपति को ही लागू करने का अधिकार है, जो कि 6 महीने तक वैलिड रहता है, जब तक कि संसद का यहाँ पर जो कि 6 महीने तक वैलिड रहता है ये अध्यादेश। ठीक है, तो जब तक संसद का दोबारा कोई सत्र ना लग जाए, और 6 महीने के बाद मतलब अगर जब संसद का सत्र लगता है तो संसद उस अध्यादेश को चाहे तो पास भी कर सकती है, चाहे तो उसे रद्द भी कर सकती है। ठीक है, तो ये जो अनेबलिंग एक्ट था, यहाँ पर अध्यादेश जारी करने का जो जर्मनी के अंदर जो इसको अधिकार मिल गया था, तो इसने संसद को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया और कहा कि अब मैं निरंकुश शासकों की तरह वो अध्यादेश मतलब कानून पे कानून बनाने लगा और अपने खुद के कानून बनाने लगा कि अब ऐसे होगा, अब वैसे होगा, और संसद को सुनने से मना कर दिया। ठीक है, कि मैं संसद की नहीं सुनूंगा, संसद को साइड कर दिया एक तरीके से। ठीक है, नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियन पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब कुल मिला के नाजी पार्टी ही एकमात्र पार्टी जो है जर्मनी में रह गई थी। बाकी सभी पार्टियां, जितनी भी तरीके की पार्टियां थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो साम्यवादी पार्टी हो, चाहे वो रेडिकल पार्टी हो, कुछ भी पार्टी हो, तो वो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी सबको उन्होंने एक तरीके से वो कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया और उन पर पाबंदी लगा दी। और ट्रेड यूनियन है जितनी भी थी उन पर भी पाबंदियां लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। एक तरीके से राज्य का पूरा नियंत्रण, यानी कि राज्य किसके हाथ में? हिटलर के हाथ में। तो पूरा हिटलर का नियंत्रण हो गया इन सभी चीजों पर। किस किस पर? अर्थव्यवस्था पर, मीडिया पर, सेना पर और न्यायपालिका पर। जो भी हिटलर बोलेगा वही होगा। ठीक है, तो अब हमने हिटलर के बारे में पढ़ लिया। थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? तो हिटलर के उदय के क्या कारण थे? तो फर्स्ट का आंसर आप यहां से लिखेंगे, ये 4 लाइनें आएंगी।
हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते हुए संकट के ने हिटलर को सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। इस तरीके से हिटलर का सत्ता में उदय हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए थे? तो जर्मन लोगों से क्या वादे किए थे, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ये नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी को का प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाना, बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन जो है हिटलर देता था। तो यहां तक आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ये 2.5 लाइनें। ठीक है, अब हो जाएगा थर्ड वाला। पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो यहाँ पर इसमें ये वाला आ जाएगा, लोकतांत्रिक वाला। तो भाई इसमें तो थोड़ा आंसर बड़ा हो जाएगा भाई। यहाँ से देखो, सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना स्टार्ट कर दिया था। 28 फरवरी 1933 को के जरिए अग्नि अध्यादेश के जरिए उसने प्रेस और सभा करने की आज़ादी नागरिकों से नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। फिर 3 मार्च को, ये सारा यहाँ तक आएगा भाई थर्ड वाले में। थर्ड वाला आंसर थोड़ा बड़ा है, ये पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो फोर्थ का आंसर आप यहां से लिख लेंगे, हाँ जी, मीडिया में प्रचारित बातों से हमारे विचार प्रभावित होते हैं। जैसे कि 2020 में जब कोरोना आया था, तब लोगों ने इसे एक आम बीमारी बताकर नज़रअंदाज कर दिया था, परंतु जब इसके घातक परिणाम सभी लोगों ने न्यूज़ में देखे, तब लोगों ने इस बीमारी को गंभीरता से लिया और सरकारी अनुदेशों का पालन किया। ठीक है, तो ये हमारे जहन पर और हमारे सोच में बदलाव करती है मीडिया, और जो सही जानकारी होती है वो हम तक पहुंचाती है कि दिन दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा हिटलर के बारे में। थैंक यू।